के बगैर कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता किसी भी अदारे को। लेकिन हैरत वाली बात यह है जनाब स्पीकर कि असम्बली का रिकॉर्ड तो वैसी वेबसाइट में मौजूद है, तो गया गोया खसूसी ऑर्डर करने की क्या नौबत आ गई है? कौन सा प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है कि नहीं जी आप मुझे रिकॉर्ड दे दे। आपको ये 283 नज़र नहीं आ रहे, आपको 69 आर्टिकल नज़र नहीं आ रहे उसमें। और फिर मैं थोड़ा सा नज़र अगर डाल दूँ, माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मोहतरम जनाब साबिक चीफ जस्टिस जो बलूचिस्तान के जाली कोटे पे वो बनाता एडिशनल एडवोकेट जनरल, उसके बाद बनाता जज, जाली डोमिसाइल के ऊपर बलूचिस्तान वालों का हक मारा गया उस शख्स ने। और उसके बाद उस शख्स ने अपने बेटे को डिपुटेशन पे FIA में रखा और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का जो हाउस है उसको उसका दफ्तर यानी कारोबारी दफ्तर डिक्लेयर किए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और उस शख्स ने क्या किया, अपने दौर में उसने जाके 207 उसने 100 मोटो लिए। वो शराब की 2 बोतलों भी उस शख्स ने 100 मोटो लिए। और फिर हैरत वाली बात बताऊं, मैंने उस वक्त भी मीडिया में उठाया, जो केसेस जो पार्टी इनके पास नहीं लगाते थे वो करोड़ों रुपए, एक केस तो मुझे याद है 3 करोड़ रुपए किसी शख्स ने अदा किए कि सिर्फ अगर आप किसी जज के पास केस नहीं लगाया और वो नॉट बिफोर में कि उसके 3 करोड़ अदा किए गए। मुझे कोर्ट में खड़ा कर दे, मैं साबित करूंगा। ये बिजनेस प्लस में मैंने कहा था आज से कम कई साल पहले। और उसके बाद साकिब निसार साहब, जनाब आला मैं उस केस में बैठा हुआ तो उस शख्स ने डैम के नाम पे आप ये समझ लो कि 9 अरब रुपए इसने जमा किए और 14 अरब रुपए इसने खर्च कराया एक्सपेंडिचर। और मैं उस केस में बैठा होता है, साकिब निसार ने यह कहा कि ये 4-5 MPA तो मैं ऐसे उड़ा दूं। ओ भाई कौन हो आप, डिक्टेटर हो क्या बुलाओ? और फिर अब जो कि ऑडियो इसके सामने आ गई है, जो कि खुल्लम खुल्ला धंधा उस शख्स ने खोल के रखा है अपने बेटे के जरिए। और बड़ी बेशर्मी से उन्हें यह कहा कि मैं तो प्राइवेट आदमी हूं, कोई भी सिफारिश कर सकता हूं। ओ भैया चीफ जस्टिस साहब साबिक, आप जरूर सिफारिश करें, आप जरूर प्राइवेट लोगों के जरिए काम करें, मगर जब आप चीफ जस्टिस थे तो कितने ड्रामे आपने किए होंगे, कितने रिश्वत आपने लिए होंगे और कितने अरब रुपए आपने हड़प किए होंगे। जिसके एक केस मिसाल मैं आपको बता दूं, बेरिया टाउन का अरबों रुपए जो जुर्माना लगा लिए है और चंद सेकंडों के बाद उसी जुर्माने को कम करके वो जो बीच में पैसे थे वो किसके जेब में चले गए थे, ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे चैलेंज करें, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद जस्टिस गुलजार साहब आए थे जनाब आले। उस शख्स को एक अजीब नशा चढ़ा होता कि जी बचपन में मैं उस केस में बैठा होता सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, मैं बचपन में यहाँ सोसाइटी से गुजरा था, सारे बंगले थे, अब प्लाजे क्यों बन गए? ओ भाई अक्लमंद आदमी, मेट्रोपॉलिटन शहर बन गया, प्लाजे हाई राइज बन गए, परमिशन बिल्डिंग कंट्रोल दी है, आपकी ख्वाहिश पे कोई शहर नहीं चलते। और फिर उस शख्स ने जुल्म क्या किया जनाब स्पीकर, नेस्ला टावर का जो ऑर्डर किया उसकी चंद फुट एक्स्ट्रा लैंड थी, बजाय बनी गाला की तरह उस पर जुर्माना लगा के और उसको रेगुलाइज करते लोगों के जमा पूंजी जो दुनिया भर से लोगों ने पैसे जमा किए है, उस शख्स को इतनी जज्बातियत तक कह रहे बम से उड़ा दो। ये बात मैं जबानी नहीं कर रहा हूं। डॉन जंग कराची में बाकायदा इश्तिहार छपा गया कि बम के लिए कौन सी पार्टी तैयार है कि जस्टिस गुलजार की ख्वाहिश पूरे कर दे और नेस्ला टावर को बम से उड़ा दे। अब आप मुझे बताओ, ये शख्स इंसाफ दे रहे थे। और मोहतरम अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की जब 184(3) का कानून बन चुका है, जब 184(3) का कानून बन चुका है कि 3 मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहबान जो सीनियर तरीन है वो 100 मोटे ले सकते हैं, आप पुराने 100 मोटों को कैसे चला सकते हो? अगर नेब की ऑर्डिनेंस की मैं बात करूं, नेब की कवानीन में जब तरामीम हो गई है जिसके सब ज्यादा फायदा इमरान खान साहब को और PTI को पहुंचा, तो वो केसेस तो धड़ाधड़ रिवर्स हो गए। और इस वजह से रिवर्स हो गए क्योंकि एक नए कानून के मुताबिक वो केसेस नहीं चला सकते थे। तो आप मुझे बता दो कि नए कवानीन 184(3) के तहत आप पुराने कानून कैसे चला सकते हो, आप पुराने मुकदमे कैसे चला सकते हो? और मैं बार बार मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आज भी कर रहा हूं कि खुदारा आप अदलिया पे रहम कर रहे हैं। आपके 2-4 महीने हो गए, आप रिटायर हो जाएंगे, ना जाने कौन से जजीरे में आपने अपने लिए एक जजीरा बनाया होगा, कौन से मुल्क में है। आप इस मुल्क की जुडिशल सिस्टम पे जो दुनिया की 139 नंबर पे है, इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि लोगों को इंसाफ करने के बजाय आप सियासी मुकदमे सुन रहे हो। लोगों को इंसाफ बनाने के लिए आपके बेंच पे आज सुबह भी मैं 9 बजे मौजूद है केस में
ऐसे धड़ाधड़ केसेस चलाए जा रहे हैं। और 18 लाख जो आदाद-ओ-शुमार आया था कल परसों में, उसको करेक्ट कर दूं, 18 लाख से ज्यादा इस वक्त भी मुकदमात अदालतों में पेंडिंग है। और किन लोगों के पेंडिंग है? जो बेचारे गरीब लोग हैं, यानी जो शख्स मुकदमा अपनी जमीन का चला रहा है, उसका पोता उसको आज तक भी चला रहा है। और इसकी कई मिसालें मैं अपनी पिछले से, तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी कि जनाब स्पीकर आप रूलिंग दे दे, आप रूलिंग ये दे दे कि कोई कागज किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ख्वाहिश पे न दे। और बल्कि मैं गुजारिश करूंगा कि आपने जो जुडिशल कमेटी बनाई है जजेस के अपॉइंटमेंट की, मेरे जजेस के अपॉइंटमेंट का बिल जो ना पेंडिंग है लॉ एंड जस्टिस की, वजीर कानून साहब पता नहीं बार बार उसको अर्जेंट क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दुनिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा किसी मुल्क में सजा नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, यहां पे सजा है। किसी भी आप एमएनए, सेनेटर और प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े आप करें। और फिर आप ये समझ के हजरत अली करम वजह का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसकी शर से बचो। यही यूसुफ रजा गिलानी थे जिसने अदलिया को बहाल किया है, और वही इफ्तिखार चौधरी है जिसने उसको खड़े खड़े उसको सजा दे के नाइल कर दिया है। तो मेरी ये दरखास्त होगी कि आप स्पीकर साहब रूलिंग दे दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, यह फौरी तौर पे जो मेरे बिल पेंडिंग है उसको फौरी तौर पे सुना जाए, पास किया जाए। और जुडिशल कमेटी जो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से उसको फौरी तौर पे तोड़ के, ताकि प्रॉपर तरीके से गरीब का बच्चा भी ये सोच सके कि वो जज बन सकता है। थैंक यू। शुक्रिया जी। जनाब अली वजीर साहब जी।